हेलो बच्चों, पार्ट 1 में हमने सेल की बेसिक स्ट्रक्चर समझी थी, लेकिन आज हम जानेंगे सेल के अंदर मौजूद उन टाइनी ऑर्गेनल्स के बारे में जो पूरी सेल को चलाते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये एक थिन बाउंड्री होती है जो सेल को सराउंड करके रखती है और इसके कंटेंट को प्रोटेक्ट करके रखती है। ये डिफाइन करती है इंडिविजुअलिटी ऑफ अ सेल, मतलब हर एक सेल आपस में अलग है, तो वो किसकी वजह से है? वो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से अलग है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये कुछ सब्सटेंस को ये अलाउ करती है और कुछ सब्सटेंस को ये ब्लॉक कर देती है। जैसा कि हमने सीखा था कि ऑक्सीजन और CO2 जो होते हैं वो एल्वियोली की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे ये क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है एल्वियोली के अंदर, इन सब्सटेंस को कैसे कंट्रोल करता है, इन सब्सटेंस की जो मूवमेंट होता है उसको कैसे कंट्रोल करता है। उसके बाद ये नहीं पता है तो ये हम लोग 10th में सीखेंगे। उसके बाद आगे देखना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है? देखो, 2 बीकर लो, पहला 2 बीकर लो, है ना। उस बीकर में क्या करना है, एक आलू को 2 पीसेस में कट कर लो और दोनों पीसेस का जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए और दोनों पीसेस को एक एक बीकर में डाल दो। तो ए बीकर में क्या रखना है? प्लेन वाटर रखना है और बी बीकर में शुगर या फिर सॉल्ट सोल्यूशन 20% इसमें डाल देना है। अब क्या होगा, पहले तो इनका इनिशियल वेट मेज़र कर लेना है जब इनको पानी में डालने जा रहे हो। उसके बाद इनका फाइनल वेट जो है, जो कैसा हुआ है, वो हमें बाद में देखना है। तो क्या पता चलेगा, फाइनल वेट में जो बीकर ए में जो हमने पोटैटो पीस रखा था वो स्वेल कर गया है और जो बी में रखा था बीकर बी में वो श्रिंक कर गया है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है। तो इससे क्या पता चला, क्या इनके टर्म्स जो चेंजेस थे इनके वेट में वो कुछ हुआ है। तो वेट जो पोटैटो पीस जो है बीकर ए में रखा था वो वेट का बढ़ गया है और जो बीकर बी में रखा है पोटैटो वो उसका वेट डिक्रीज़ हो गया है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ने सिर्फ वाटर को अलाउ किया है अंदर बाहर जाने के लिए सेल के अंदर, लेकिन शुगर या सॉल्ट मॉलिक्यूल्स को नहीं। तो वाटर जो है वो कौन से एरिया से मूव करता है? जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और कम सॉल्यूट होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और वहाँ पे जाता है जहाँ पे पानी कम और सॉल्यूट ज़्यादा होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो अगर ज़िंदगी में कभी भी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस आए तो ऐसे इस एग्जाम्पल से याद रखना। क्या है? 2 ग्लास वाटर के लो, उसमें क्या करना है, मान लो यहाँ तक मैंने इक्वल पानी फिल कर लिया है, इसमें 2 ही चम्मच चीनी डालो, इसमें 10 चम्मच चीनी डाल दो। तो ये जो शुगर डाली है, ये जो शुगर है ये हो गई सॉल्यूट हमारी, ठीक। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। जिसमें सॉल्यूट कम है तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा डाइल्यूट, और जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा है उसमें सॉल्यूशन को कहेंगे कंसनट्रेटेड। आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। और तब तक ये वाटर मूव करता रहता है हाई से लो एरिया की तरफ, जब तक कि क्या ना मेंटेन हो जाए, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए, या कंसंट्रेशन जो है दोनों एरियाज़ का वो इक्वल ना हो जाए। तो मूवमेंट जो होता है वाटर का एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो हमने एक एक्टिविटीज़ में देखा था क्लास 7th या 8th में देखा था, क्या था कि अगर हम डाई स्प्रेड कर दे वाटर में वो फैल जाती है क्योंकि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। उसके बाद फ्रेगरेंस भी स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये सब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस होता है इनके कंसंट्रेशन में, कहीं पे मात्रा ज़्यादा है, कहीं पे मात्रा कम है। तो जहाँ ज़्यादा है वहीं तो कम की तरफ जाएगा, इसलिए होता है। तो दोनों के बीच में जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस बनता है तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नेट मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हाईयर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बिना किसी मेम्ब्रेन के, इसे हम कहते हैं डिफ्यूज़न। वाटर का ऑस्मोसिस जो है वो वाटर में होती है, यानी जो ऑस्मोसिस है वो किस में देखी जाएगी? वो वाटर में देखी जाएगी। लेकिन वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यानी हाई कंसंट्रेशन के से लो कंसंट्रेशन की तरफ, ये भी एक डिफ्यूज़न की तरह ही है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी वाटर का डिफ्यूज़ होना हाई से लो की तरफ SPM के थ्रू, इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद नेक्स्ट देखना है, प्लांट्स में वाटर जो है वो कैसे सॉइल के अंदर एंटर करता है रूट सेल के द्वारा, वो है प्रोसेस ऑस्मोसिस के द्वारा करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आपको 3 सोल्यूशन दिए गए हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑन अ सेल, यानी सेल के अंदर अगर हम अलग अलग कंसंट्रेशन रखते हैं तो क्या होगा, सेल का रिजल्ट क्या होगा, कैसा उसका शेप या साइज रहेगा। तो देखो, अगर हम क्या करें, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटोनिक होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल के अंदर और सेल के बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल रहे और सॉल्यूट ही रहे बस। उसके बाद नेक्स्ट देखो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक, इसमें कोई भी शेप चेंज नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या लिखा है कि सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है सेल के बाहर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेल के बाहर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, और सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर वो ज़्यादा है। अगर मान लो सॉल्यूट यहाँ पे कम है तो इसका मतलब पानी तो ज़्यादा होगा फिर, ठीक है। अभी तो पढ़ा था कि लेस वाटर हाई सॉल्यूट, यही पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेस वाटर हाई वाटर और लेस सॉल्यूट हो गया है। तो अगर सॉल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है, तो पानी यहाँ पे कम होगा। सेल के अंदर पानी कम है, सेल के बाहर पानी ज़्यादा है। और पानी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ये करता है कहाँ से, हाई से लो की तरफ। तो पानी हाई से लो की तरफ अंदर चला जाएगा तो सेल का साइज इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इसमें क्या बताई गई है, सेल के बाहर वो ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो यानी सेल के बाहर सॉल्यूट ज़्यादा, पानी कम, और सेल के अंदर क्या है कि सॉल्यूट जो है वो कम है और पानी ज़्यादा है। तो ज़्यादा से कम की तरफ पानी जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सेल से बाहर पानी चला जाएगा तो सेल जो है वो क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, पहले से कितने छोटे हो गए हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट देखना है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, तो स्ट्रक्चरली द सेल मेम्ब्रेन इज़ एक्सट्रीमली थिन। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है। कितनी मीटर थिन होती है, वो 7 से 10 नैनोमीटर थिन होती है। उसके बाद ये किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। इसीलिए इसको हम और भी क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी पता चलेगा कि फ्लूइड क्यों कहते हैं और इसको मोज़ेक भी क्यों कहते हैं। तो देखो क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनी होती है और लिपिड की 2 लेयर होती हैं, एक ये वाली लेयर, एक ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि जो लिपिड का हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है और लिपिड की टेल जो होती है वो अंदर की तरफ, हेड बाहर और टेल अंदर की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल की बात की गई है, ठीक है। लिपिड लिख लो अगर नहीं पता है तो। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइड वेज भी मूव कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं अपनी जगह पे और मेम्ब्रेन के अंदर, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लूइड। तो क्या मतलब है, साइड वेज का मतलब है ये लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ भी आ सकता है और ये मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी जा सकता है, यानी ये साइड वेज मूव कर सकते हैं। फ्लिप का मतलब क्या है कि ये वाला जो लिपिड है वो यहाँ आ सकता है और ये वाला जो है वो यहाँ जा सकता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है कि रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी अर्थ जो है रोटेट होती है, ऐसे ये भी अपने आप की जगह पे रोटेट हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको फ्लूइड नेचर बोला है। नेक्स्ट है कि प्रोटीन जो होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर वो गेट कीपर की तरह काम करते हैं कि इसी की हेल्प से जो सब्सटेंस होता है वो पास होता है प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिंस द मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स इन अ मोज़ेक इट इज़ कॉल्ड मोज़ेक मॉडल। क्योंकि जो प्रोटीन है वो अरेंज्ड है किसके अंदर, लिपिड जो है, लिपिड की बाई लेयर है उसके अंदर थोड़े बहुत क्या लोकेटेड हैं, ये प्रोटीन लोकेटेड हैं। तो इसको क्या बोला गया है, मोज़ेक मॉडल बोला गया है। कौन सा मॉडल, मोज़ेक मॉडल। मतलब क्या होता है, जैसे हम घर में टाइल्स लगवाते हैं तो टाइल्स हमने सारे कौन से लगवाए हैं, वाइट। अगर उसके बीच में हम अगर कहीं कहीं पर ब्लैक भी टाइल्स लगवा दें उसी के बीच में तो ये मोज़ेक मॉडल बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी लेयर जो होती है वो लिपिड की होती है, उसके बीच में कहीं कहीं पर प्रोटीन्स अरेंज होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में भी और नेबरिंग सेल से भी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाउएवर जो सेल होती है प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया की, इनके पास एक एडिशनल लेयर और होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, वो है सेल वॉल। अब नेक्स्ट देखना है कि लेट अस इन्वेस्टिगेट यानी एक्टिविटी 2.3 को देखेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है, तो
प्रिपेयर करना है हमें स्लाइड को एक थिन पील ऑफ एन ओनियन लीफ और अ रोह्यू लीफ, यानी हमें या तो ओनियन लीफ ले लो या फिर रोह्यू लीफ ले लो। और उसके बाद इसके ऊपर हमें दोनों को एकदम से पतला कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके ऊपर हमें सैफरनिन सॉल्यूशन डालना है। सॉल्यूशन डालने के बाद इसको कवर स्लिप से कवर कर देना है और फिर माइक्रोस्कोप में देखना है। और सिमिलरली जैसे हमने लीफ की हमने स्लाइड बनाई है, ऐसी हमें अभी चीक सेल यानी एनिमल सेल की भी हमें एक स्लाइड बनानी है। सिमिलरली हमें इसी तरह एक टेम्पररी यानी थोड़ी देर वाली एक स्लाइड बनानी है। किसकी बनाएंगे? चीक सेल की। इसको हम जेंटली जो चीक होता है अंदर से उसको हम लोग स्क्रैप कर लेंगे। अंदर से जो स्किन होती है, अंदर से जो खाल होती है उसको हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉटन स्वैप से, यानी जो कॉटन स्वैप जो स्टिक आती है जिसके बाहर कॉटन लगी होती है, ठीक वो वाली, या फिर हम इसको ब्लंट एंड जो होती है टूथपिक की उससे निकालेंगे चीक सेल को। ठीक, उसके बाद फिर स्प्रेड कर लेना है चीक सेल को अपनी ग्लास स्लाइड पे। फिर इसके ऊपर वाटर डालना है और थोड़ी देर बाद इस पर मिथाइलिन ब्लू स्टेन डालनी है और कवर स्लिप से इसको कवर कर देना है। फिर हमें दोनों को क्या करना है? माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। तो कैसा दिखेगा? तो हमें कुछ इस टाइप का ये स्ट्रक्चर दिखेगा। क्या है इसमें? तो देखो, ये है प्लांट सेल की स्लाइड और ये है एनिमल सेल की स्लाइड। प्लांट सेल में सारी सेल्स देखो कैसे एकदम से इक्वल साइज की हैं और शेप की भी हैं, लेकिन यहाँ पे ये कोई इक्वल शेप साइज की नहीं है और ना ही ये सिस्टमिक मैनर में अरेंज है, जबकि ये सिस्टमिक मैनर में अरेंज है। तो अब देखते हैं क्या लिखा है टेक्स्ट बुक में। तो देखो क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो ओनियन पील सेल है या रोह्यू लीफ सेल की जो पील सेल है वो बॉक्स शेप की स्ट्रक्चर की है और रेगुलरली अरेंज्ड है, हमने बताया था अभी। उसके बाद जबकि जो चीक सेल है वो इरेगुलरली अरेंज्ड है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में ये डिफरेंस है, जो लीफ की सेल थी उसमें प्लांट्स उसमें सेल वॉल थी और जो हमारी चीक सेल एनिमल सेल थी उसमें कोई सेल वॉल नहीं थी। सेल वॉल की वजह से ही सेल जो है शेप उसका मेंटेन रहता है और इसमें कोई जो एनिमल सेल ली थी उसमें कोई सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसका जो शेप है वो मेंटेन नहीं है। अब देखो दोनों प्रिपेयर करो। प्रिपेयर 2 स्लाइड्स ऑफ अ रोह्यू लीफ एंड ह्यूमन चीक सेल अगेन। फिर से क्या करना है? फिर से हमें लीफ सेल की एक स्लाइड बनानी और हमें एक चीक सेल की स्लाइड बनानी है। दोनों में 20% शुगर सोल्यूशन डाल देना है। उसके बाद ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप में कुछ घंटे के बाद। तो हमें क्या पता चलेगा? यू मस्ट ऑब्जर्व दैट, आप ये ज़रूर देखोगे कि जो प्लांट सेल है वो अपनी जगह पे बिल्कुल वैसी ही है, बस इसका जो इनर कंटेंट है वो श्रिंक कर गया है और स्पेस बन गई है किसके बीच में? इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ज़्यादा जगह हो गई है। तो उसके बाद यू में ऑब्जर्व दैट, जबकि चीक सेल जो है दूसरी तरफ क्या हो गई है? वो पूरी ही पूरी श्रिंक हो गई है। कैसे समझोगे? ऐसे समझो कि जब इन्होंने लीफ सेल ली यानी एक प्लांट सेल ली, प्लांट सेल के अंदर 20% शुगर सॉल्यूशन डाला तो क्या होगा? अब ये सेल जो है थोड़ी देर बाद हमें कैसी दिखाई देगी? प्लांट सेल ये हमें कुछ इस टाइप की ऐसे दिखाई देगी। तो ये है सेल मेम्ब्रेन और ये है सेल वॉल और एक तरफ हमने ली है चीक सेल जो कि एनिमल सेल होती है, तो वो हमें कैसी दिखाई देगी? ऐसी सिकुड़ी हुई, ठीक है, श्रंक की हुई। तो देखो इसके बीच में एरिया ज़्यादा है क्योंकि ये क्या कर गया है? शुगर सॉल्यूशन जो है इसको रखा था प्लांट सेल को, इसमें क्या कर गया? इसमें कौन सा सॉल्यूशन था? ये था हाइपरटोनिक, तभी ये श्रिंक कर गई है। और ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें सेल वॉल वैसी ही रहती है, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाती है, ठीक है। उसके बाद इस फिनोमेना को कहते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस, ठीक। और इसमें ये श्रिंक क्यों कर गई? ये क्यों शेप मेंटेन क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल नहीं थी, इसलिए श्रिंक हो गई। और ये श्रिंक नहीं हुई क्योंकि इसके बाहर सेल वॉल थी। अब चलो हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, अब हम सेल वॉल देखेंगे, ठीक है। तो देखो सेल वॉल क्या होता है। सेल वॉल जनरल में प्लांट जो होते हैं वो मूव नहीं कर सकते एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, इसलिए इनको रिजिड रहना ज़रूरी है, जिससे ये विद स्टैंड कर सकें, एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के साथ लड़ सकें, खड़े रह सकें, जैसे विंड और रेन होती है, ठीक। उसके बाद देयरफॉर जबकि जो प्लांट सेल होते हैं इनके पास एक एडिशनल कवरिंग भी होती है आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के बाहर, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो होती है वो लीव्स और फ्लावर्स को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है और उसके शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, और साथ में पेड़ जो है वो सीधा खड़ा रहे उसमें भी ये सेल वॉल हेल्प करती है। उसके बाद ऑल्दो रिजिड द सेल वॉल इज़ परमेबल, जबकि सेल वॉल रिजिड है फिर भी ये कैसी है? परमेबल है, यानी कुछ सब्सटेंस को अंदर बाहर कर सकती है। इसका मतलब ये वाटर और कुछ डिजॉल्व मिनरल्स को अपने थ्रू पास होने देती है।
अलॉन्ग विद द सेलेक्टिव परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी जो सेल मेम्ब्रेन की जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी है, साथ साथ उसी के साथ क्या होता है, परमेबिलिटी जो सेल वॉल की है वो भी हेल्प करती है रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल से, यानी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों ही परमेबिलिटी शो करते हैं। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्या। जब हम लोग लोयू लीफ की या फिर ऑनियन पील की जो सेल है उसे हम कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखेंगे तो प्लांट सेल जो है वो वाटर को लूज कर देगी ऑस्मोसिस के थ्रू। हाउएवर जो सेल होती है वो श्रिंक हो जाएगी साइज में, लेकिन रिजिड सेल वॉल जो है वो उसके शेप को मेंटेन करके रखेगी। इनर कंटेंट जो है सेल का वो श्रिंक हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन भी श्रिंक हो जाएगी, पुल अवे यानी सेल वॉल से दूर हो जाएगी। दिस शोज दैट, ये क्या दिखाता है कि सेल वॉल जो है वो हेल्प करता है प्लांट सेल को रिमेन फर्म यानी सीधा रखने में अपनी ओरिजिनल शेप में। ठीक है, उसके बाद एनिमल सेल में क्या है, जैसे कि चीक सेल जो हमने ली थी, ये इनके पास कोई सेल वॉल होती नहीं है, तो ये इनको अगर कंसनट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखा जाए तो ये अपना वाटर लूज कर देंगे और क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, रिजिड सेल वॉल के बिना एनिमल सेल जो है वो अपना शेप इजीली चेंज कर सकती है और ये सेलुलर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो ओवरऑल सपोर्ट करती है मूवमेंट करने में और एनिमल टिश्यू को फंक्शन करने में। ठीक है, उसके बाद प्लांट सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज से बनी होती है और सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बना है। उसके बाद सेलुलोज जो होता है हमारे डाइट में वो एक रफेज की तरह काम करता है और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, जैसे कि पालक में भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया, इनके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल जो होती है वो इनको प्रोटेक्शन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है इनके सेल को। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्या है, सेल का इंटीरियर कैसा है अब देखना है। सेल का जो इंटीरियर होता है वो कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम से काम करता है। कैसे है, यू हैव लर्न दैट, आपने सीखा होगा कि मोस्ट सेल्स हैव 3 बेसिक पार्ट्स, ज्यादातर सेल्स में 3 बेसिक पार्ट होते ही होते हैं। सबसे पहला है सेल मेम्ब्रेन या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद इसके पास एक सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे और इसके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। ये 3 फीचर जो है वो सभी सेल्स के पास होते ही होते हैं। अब देखना है, इसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सब सेलुलर कंपोनेंट भी होते हैं, यानी सेल के अंदर और छोटे कंपोनेंट भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल, और अलोंग विद अदर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट, और ऑर्गेनल्स के साथ साथ और भी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये सारे जो ऑर्गेनल होते हैं वो हमें किससे दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। ठीक, तो हमें ये डायग्राम दिया गया, ये है बैक्टीरिया का, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। तो बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड यानी न्यूक्लियस नहीं है, इसका डीएनए एज अ कॉर्नर में पड़ा रहता है बिना किसी उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, है ना, तो उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये इसकी एक अपेंडेज होती है या इसको फ्लैजला बोल दो, जो इसको लोकोमोशन के लिए हेल्प करेगी। और ये जो होता है ये राइबोसोम होते हैं। तो सेल वॉल इसमें भी होती है, इसमें भी है, प्लांट सेल में भी। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, वैक्यूल है। राइबोसोम है प्लांट सेल में। गोल्गी बॉडी जो है वो दोनों में होती है। साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में होता है, न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, वैक्यूल भी होता है, लाइसोसोम और राइबोसोम भी होता है। ठीक है, तो इसमें लाइसोसोम जो है इसमें नहीं होता है, इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे देखो क्या लिखा है, स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये है बैक्टीरियल सेल का डायग्राम, ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल का, और इन सभी के बीच में हमें डिफरेंस देखना है और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल, और उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशन टेबल भी फिल करनी है। तो एक बैक्टीरियल सेल जो होती है उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते हैं। तो ऐसी सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो का मीन्स होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादातर जो सेलुलर एक्टिविटीज यानी सेल के अंदर जो एक्टिविटीज होंगी वो सीधे साइटोप्लाज्म में ही होती हैं। कॉन्ट्रास्ट में प्लांट और एनिमल सेल में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी होते हैं। तो ऐसी सेल को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ज्यादातर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की वो इसमें बताई गई हैं टेबल नंबर 2.1 में। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है टेबल नंबर 2.1 में। सेल स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियल सेल है, प्लांट सेल है और एनिमल सेल है। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में होती है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट होती है।
ये प्रेजेंट होगा इसका, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है, अभी तो पढ़ाई है, ठीक। सेल वॉल होती है, उसके बाद प्लांट सेल में होती है और इसमें एब्सेंट होती है। नेक्स्ट देखना है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसमें एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जो है वो इसमें होता है, इसमें नहीं, इसमें नहीं। उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इसमें नहीं होते हैं, दोनों में होते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस। तो देखो क्या है, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल है इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। डायमीटर जो होता है टिपिकल सेल का प्रोकैरियोटिक सेल का कैसा होता है, कम होता है, और इसका यूकैरियोटिक सेल का ज्यादा होता है। नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी में जो ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, तो प्रोकैरियोटिक में सिर्फ यूनिसेलुलर आएंगे और यूकैरियोटिक में यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों आएंगे। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि जो भी लिखा है रेडी टू गो बियॉन्ड, एक और टॉपिक पढ़ना है इसका मतलब, ठीक है। तो देखो रेडी टू गो बियॉन्ड यानी ये सब कम है, जो थोड़ा और बढ़ा दिया गया है सिलेबस में। तो देखो वायरस, वायरोइड और प्रियॉन्स ये जो होते हैं वो ए सेलुलर होते हैं, यानी ये सेल्स नहीं होती हैं, ये इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आईज से नहीं देख सकते, इन्हें सिर्फ हम लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है, वायरस जो होते हैं ये सब कुछ जेनेटिक मटेरियल से बने होते हैं और इनके ऊपर एक प्रोटीन कोट भी होती है। वायरोइड जो होते हैं इनके पास कोई भी प्रोटीन कोट नहीं होती है अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल के अराउंड। जबकि प्रियॉन्स जो होते हैं ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं और इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो प्रियॉन्स के अंदर ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं है। वायरोइड जो है उनके पास प्रोटीन कोट नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है, और जो वायरस हैं इनके पास जेनेटिक मटेरियल भी है और इनके पास प्रोटीन कोट भी है। तो तीनों का डिफरेंस बन चुका है। अब नेक्स्ट देखना है, एक और रेडी टू गो बियॉन्ड देखना है, क्या है वो, ये है। देखो यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का जो बनाता है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, यानी सेल का जो ढांचा बनाता है वो कौन है, ये नेटवर्क होते हैं फाइन फाइबर्स के। उसके बाद और ये साइटोस्केलेटन जो होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, सेल की शेप को मेंटेन रखता है और सेल के मूवमेंट को इनेबल करवाता है और इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी करवाता है। किसकी वजह से ये सब हो रहा है कि सेल जो है वो अपना स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी इसमें हो रहा है और साथ में सेल का शेप जो है मेंटेन हो रखा है और साथ में सेल मूवमेंट भी कर पा रही है और इंटरनल ट्रांसपोर्ट भी चल रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से, ये साइटोस्केलेटन की वजह से। इट इज विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर हमें साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर देखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब जो है वो किससे चलेगा, इलेक्ट्रॉन से चलता है, ठीक है। एज सेपरेट एंटिटी, ठीक। साइटोप्लाज्म जो होता है वो स्टोर करके रखता है स्टार्च को जो प्लांट सेल में होता है, और ये क्रिस्टल्स जो होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका के कुछ प्लांट सेल के अंदर, उन्हें भी स्टोर करके साइटोप्लाज्म रखता है। तो ऐसे साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल इंक्लूजन। ऐसा साइटोप्लाज्म जो स्टार्च को और कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका के क्रिस्टल्स को स्टोर करके रखता है, तो उन्हें हम कहते हैं सेल इंक्लूजन। नेक्स्ट देखना है कि क्यों यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनमें ऑर्गेनल्स होते हैं या उन्हें ऑर्गेनल्स की जरूरत होती है, क्यों होते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उन्हें बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी होती हैं डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स में इंडिपेंडेंटली एट द सेम टाइम, यानी अलग अलग एक ही टाइम पे उन्हें बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस करनी होती हैं। लाइफ प्रोसेसेस कौन सी, जैसे सांस लेना, न्यूट्रिशन लेना, रेस्पिरेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ठीक है। उसके बाद सेल ऑर्गेनल जो होते हैं वो न्यू मटेरियल बनाते हैं, वेस्ट को रिमूव करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं सेल को। ये साथ में काम करते हैं जिससे कि जितने भी फंक्शन है सेल के वो परफॉर्म हो सके। इसके अलावा दूसरे शब्द में कहें कि सेल जो है एक टाइनी लिविंग फैक्ट्री है विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग अ स्पेसिफिक जॉब, जिसके अंदर हर एक सेल मतलब सेल के हर एक पार्ट के अंदर वो पार्ट जो है वो स्पेसिफिक जॉब परफॉर्म करते हैं, ठीक। उसके बाद लेट अस एक्सप्लोर दीज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ सेल, यानी सेल के अंदर जितने भी स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हैं उन सभी के बारे में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक स्टोरी है कि ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिन के अंदर ये क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम जो है वो किससे बना होता है? डीएनए से। ठीक है, डीएनए ऐसे पैक हुआ है कि उसने क्रोमोसोम बनाया, और क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं, वो एक धागे की फॉर्म में ऐसे 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 पड़े रहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एकदम क्या लगा होता है? ये लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके बाहर क्या लगा होगा? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस के बाद क्या होगा? लाइसोसोम। ठीक है, इसकी कहानी अभी नेक्स्ट पेज पे आने वाली है, उसे वहीं पे बताएंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम अपना सेल ऑर्गेनेल पढ़ते हैं तो वो है न्यूक्लियस, जिसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। यानी न्यूक्लियस क्या है? वो घर है, यानी ये क्या देगा? ये आपको कमांड देगा। ठीक है, आपको नहीं, मतलब सेल को कमांड देगा। ठीक है, तो चलो देखो क्या लिखा है। न्यूक्लियस जो है वो एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। न्यूक्लियस के पास एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, और पोर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं मटेरियल का ट्रांसफर न्यूक्लियस के बीच में और साइटोप्लाज्म के बीच में। न्यूक्लियोलस जो होता है वो एक डेंस राउंड बॉडी स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जहाँ पे राइबोसोम की सब यूनिट्स का सिंथेसिस होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तैयार कर लेना। ये सब यूनिट्स जो होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं न्यूक्लियस के अंदर, फिर ये साइटोप्लाज्म में चली जाती हैं। वहां पर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम, यानी साइटोप्लाज्म में आकर ये एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? एक पूरा राइबोसोम बनाते हैं। ये दोनों यूनिट बनी कहाँ है? ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनी है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम हमें रॉड शेप स्ट्रक्चर के दिखाई देते हैं जब सेल जो है वो डिवाइड करने वाली होती है। क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस की, यानी पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में क्या ट्रांसफर होगा? डीएनए, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्रोमोसोम जो होते हैं वो डीएनए और कुछ प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारा नाक, आंख, कान, बालों का कलर कैसा क्या होगा, वो सब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किसके अंदर होती है? डीएनए के अंदर। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का उसे हम कहते हैं जीन्स। जीन्स नहीं, पहनने वाली जीन्स नहीं, ये जीन्स अलग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है वो विजिबल होता है हमें एक इंटेंगल्ड यानी उलझे हुए मास की तरह। यानी अगर एक धागा लो और उसे उलझा दो तो वो उलझा हुआ जो धागा पूरा एक ग्रुप बनाया है उसने, वो क्या है? क्रोमेटिन है। वेन एवर जब सेल डिवाइड करेगी तो यही क्रोमेटिन सुलझ जाएगा और किस में आ जाएगा? क्रोमोसोम में आ जाएगा। ठीक है, थ्रेड्स ऑफ क्यूरोसिटी में क्या लिखा है? कुछ सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि मैच्योर आरबीसी जो होती है ह्यूमंस के अंदर, उसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं ई न्यूक्लिएट। और अब्सेंस जो हो रही है न्यूक्लियस की, तो ये क्या करती है? ये ज्यादा जगह प्रोवाइड कराती है हीमोग्लोबिन के लिए कि अलाउ कर सके ये लार्जर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करा सके इस बॉडी के सेल्स में। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, जिस वजह से ये अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते, रिपेयर नहीं कर सकते, अपने आप से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, जो जिसके कारण इनकी जो लाइफ स्पेन होती है आरबीसी की वो बहुत शॉर्ट होती है, और ये सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं 128 डेज के लिए। तो डू यू नो एनी अदर सेल विदाउट न्यूक्लियस? क्या जानते हो कि ऐसी कोई और सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस ना होता हो? तो वो कैमल की सेल होती है। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देखो, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका डीएनए जो होता है वो एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल की तरह एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड रहता है? प्रोटीन के साथ। तो द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटेरियल, ऐसा रीजन जिसमें ये जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें सिर्फ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल है डीएनए का और उसके आसपास प्रोटीन है, तो ऐसे रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, और ये बात चल रही है प्रोकैरियोटिक सेल की कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोइड रीजन पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं। ये टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर ये अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम जो है वो साइट होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, यानी इसके अंदर ही प्रोटीन बनता है। प्रोटीन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बना और आरएनए से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही हमारे अंदर पता चलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो कैसी बनेगी, यानी कि हमारे लिप्स का शेप क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, वो सब
सब प्रोटीन डिसाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनल है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी कहते हैं, यानी यहाँ पे चीज़ें बनती हैं। तो देखो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होता है, यहाँ पे आपके राइबोसोम रहते हैं, ठीक है। तो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज ऑर्गेनल होता है जो कि नेटवर्क की तरह फैला होता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद ईआर जो होता है वो कंटिन्यूअस रहता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, ठीक है। उसके बाद ईआर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोटीन और फैट को सिंथेसाइज करने में और साथ में उसे भेजने में। उसके बाद कुछ हार्मोन्स भी ये बनाता है अपनी स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर। जो स्ट्रक्चर है ईआर का वो हर एक सेल में अलग अलग होता है कि डिपेंडिंग उनका फंक्शन कैसा है। तो दो टाइप के ईआर होते हैं। सबसे पहला ईआर होता है, एक होता है रफ ईआर, एक होता है स्मूथ ईआर। रफ ईआर क्या होता है, ये हमें रफ दिखता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये हमें रफ दिखता है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम की प्रेजेंस होती है इसके सरफेस पे। और ये जो आरईआर होता है ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिक्रीट करवाता है ग्लैंड सेल्स के अंदर, जैसे कि पैनक्रियाटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद एसईआर क्या होता है, ये जो होता है इसके अंदर कोई राइबोसोम इसके ऊपर नहीं होता, इसलिए स्मूथ होता है। और ये सिर्फ किसका सिंथेसाइज करवाता है, ये सिंथेसाइज या फॉर्मेशन करवाता है फैट और हार्मोन्स को, उनको सिंथेसाइज भी कराता है और उसको स्टोरेज भी करता है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 के लिए नेक्स्ट जल्दी सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद पार्ट 3 में हम गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल आती रहेंगी। थैंक यू बच्चों।